आज के करंट अफेयर्स 11 सितंबर 2020 के सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो एक्चुअली सिगरेट्स के बारे में आया हुआ है। तो कई बार आपने देखा होगा लोग सिगरेट पी के सड़क के ऊपर ही थोड़ी सी जो बचती है वहीं पे गिर देते हैं। तो आपकी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये क्या है मैं ये बताऊंगा। ये कोर्ट है, इससे भी डिटेल में बताऊंगा। इसने बेसिकली अभी बोला है कि आपके सिगरेट्स और बीडी बट्स के ऊपर जो पीछे फेंक देते हैं उसके ऊपर गाइडलाइंस बनाई जाएं कि उन्हें कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। तो बेसिकली उसके बाद अगर कोई फेंकेगा, अगर पहले तो सरकार लागू करेगी, फिर उसके बाद कोई फेंकेगा तो उसके अकॉर्डिंग फाइन भी लगेगा। ठीक है, और फाइन बढ़ाने के लिए एक तरह से ये रूल बनाए जा रहे हैं। फाइन ऑलरेडी भी एग्जिस्ट करता है, फाइन बढ़ाने के लिए ऐसे रूल बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है। देखो, इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए पोल्यूशन की गाइडलाइंस, मतलब कितना पोल्यूशन टॉलरेबल है, कि कोई एयर पोल्यूशन कर रहा है तो कितना टॉलरेबल है, कोई वाटर पोल्यूशन कर रहा है तो टॉलरेशन लेवल्स क्या है, उसके जो लेवल्स डिसाइड करना, उन्हें टाइम टू टाइम मेजर करना, और हमारा एक्चुअली आसपास कितना पोल्यूशन है। जैसे हम देखते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर वैसे जो अभी आपके घर पे आता है आजकल, उनके अंदर वो भी लिखा आ रहा होता है कि हवा कितनी साफ है, वैसा इंडेक्स बनाता होता है। तो बेसिकली ये दिखाने के लिए होता है कि आपके पोल्यूशन लेवल्स कहाँ पे घूम रहे हैं, आपके शहर में या नियरेस्ट जहाँ पे वो मेजर हो रहा है। वो या तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करते हैं, या इन्हीं के ही छोटे रूप हर स्टेट के अंदर अपना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी होता है। ठीक है, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसका जो सबसे पहली चीज पढ़ने वाली वो ये है कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी वर्ड का क्या मतलब है फिर से आ जाता है हर जगह पे, तो इसे बार बार पढ़ना, सीखना, समझना जरूरी है। स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब होता है इसके पीछे कोई ना कोई पार्लियामेंट का एक्ट है, कोई पार्लियामेंट के एक्ट से ये बनाई गई है। पार्लियामेंट या एसएलए दोनों के एक्ट से हो सकता है, ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई गई है। यानी कि आपके पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया था, उस एक्ट के बाद ये बॉडी बनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। तो कौन सा एक्ट है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। इस एक्ट से ये बॉडी बनी थी, 74 में ये बॉडी बन गई थी। वाटर पोल्यूशन जो एक्ट है उससे बनी थी, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, उससे ये बॉडी बनी थी। ठीक है, स्टार्टिंग में इसे जो फंक्शन दिया था वो एक्चुअली सिर्फ वाटर पोल्यूशन को चेक करने का दिया था 74 में, पर 81 में एयर पोल्यूशन एक्ट भी पास कर दिया गया और वो भी इसके अंडर पावर दे दी गई उसके। पर ये स्टैब्लिश, देखो ये यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से एक्ट से स्टैब्लिश हुई थी। वाटर एक्ट से स्टैब्लिश हुई थी, चाहे इसके बाद और बहुत सारे एक्ट्स की पावर भी आ गई है, स्टैब्लिश ये वाटर एक्ट से हुई है। ठीक है, तो ये अपनी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करती है, जो मैंने आपको बताया स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं उनके साथ, उन्हें क्या कहते हैं टेक्निकल असिस्टेंस सब कुछ प्रोवाइड करती है वही, क्योंकि अल्टीमेटली चेक कर पाएंगे लोकल लेवल पे तो जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, ये तो सिर्फ गाइडलाइंस बनाती हैं और टेक्निकल सपोर्ट्स देती है। ठीक है, तो हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है। इसकी 5 लैब्स हैं पूरे इंडिया में, और पूरे इंडिया को इसने 7 जोनल ऑफिसेज में बांटा हुआ है। ऐसे छोटे छोटे डायरेक्ट फैक्ट होते हैं कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कितने जोनल ऑफिसेज हैं। ठीक है, ऐसे जो आपके स्टेट सर्विसेज के पेपर है ना, उनमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये डायरेक्टली फैक्ट है, तो ये फैक्ट हमने ऐसे के ऐसे याद करने होते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाटर, एयर क्वालिटी, इन सबको चेक करने की भी है, मॉनिटर करने की भी है, और डेटा मेंटेन करने की भी है। ठीक है, तो ये सारा इसके ऊपर बाकी डिटेल दी हुई है। कोई भी पॉइंट पे डाउट हो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हो। अगली चीज जो है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? एनजीटी। इसे पढ़ने से पहले समझना जरूरी है ट्रिब्यूनल क्या होते हैं। क्या होते हैं ट्रिब्यूनल?
देखो जो हमारे वैसे जितने भी केस लड़े जाते हैं हमारी जुडिशरी में लड़े जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट ग्राम न्यायालय जैसे कोर्ट भी हैं। पर हमारी जुडिशरी में एक चीज हम जो बार बार बोलते हैं कि एक आपकी जुडिशरी कॉस्टली बहुत पड़ती है, ठीक है, महंगा काम है केस करना, केस लड़ना। और दूसरी चीज के टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, ठीक है, 10-10 15-15 साल भी कई केस चलते रहते हैं। इस कारण बहुत बहुत साल तक वो केस लटके रहने कारण इशू ही इतना पुराना हो जाता है। इन्वायरमेंट के इशू और मतलब और भी बहुत सारे इश्यूज, कोई जो सेंसिटिव इश्यूज हैं जिनका इमीडिएट रेजोल्यूशन ज्यादा जरूरी है, उनके लिए हमने जुडिशरी का एक ऑल्टरनेटिव बनाया है, वो है ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स एक तरह से आपकी स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं। जिस चीज के लिए ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया होगा ना, जिस चीज के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया होगा, वो उसी चीज के केस सुनेगा। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सिर्फ इन्वायरमेंट के रिलेटेड, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, इन्हीं के रिगार्डिंग केस सुनता है। ऐसे ही आपका इनकम टैक्स का अलग है, आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अगर आपको एज आईएएस बन के कल कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको गवर्नमेंट से शिकायत है, तो आप हमेशा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं, कंपनी ट्रिब्यूनल है, कंपनीज को आपस में कोई इशू होता है या कंपनीज के अंदर कोई इशू हो जाता है, वो वहां पे जा सकती हैं, ठीक है। तो जुडिशरी से बाहर एक मतलब जुडिशियल सिस्टम का ही पर एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बना दिया है। स्पेशलाइज्ड बॉडी है तो केस होता है कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसलिए एनजीटी बनाई गई है, ठीक है। इसे 60 दिन में केस डिस्पोज ऑफ करना होता है, तो 60 दिन के अंदर अंदर पहली फैसला तो 60 दिन के अंदर अंदर ही आ जाता है, ठीक है। किसी का माइक ऑन है? क्लियर है? तो 60 दिन के अंदर अंदर एक तरह से रेजोल्यूशन आपके ग्रीन ट्रिब्यूनल पे आता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के मामले ऐसे हैं जो सेंसिटिव है, इन्हें इतना ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता, इसलिए आपके ग्रीन ट्रिब्यूनल सेट किए गए थे, ठीक है। अब ये इसकी डिटेल 2010 एक्ट पास किया था जिसके अंडर ये आया था, तो ये भी एक्ट के द्वारा बनी है। तो एनजीटी भी क्या हुई है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी। जब भी एक्ट की बात आएगी वो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, उसे बोलते स्टैट्यूटरी है, ठीक है। स्टैट्यूटरी का मतलब है कि एक कानून उसे बैक कर रहा है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल कर सकते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के केसेस के ऊपर, इसलिए बनाई गई है। इंडिया दुनिया में थर्ड कंट्री था जिसने ऐसी कोई बॉडी बनाई थी, इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थे जिन्होंने बनाई थी, तो ये चीज भी याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इसमें जुडिशरी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसमें चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं। देखो इन्वायरमेंट, ये ट्रिब्यूनल्स का ये भी काम है कि एक्सपर्टीज मिल सके। इन्वायरमेंट के मामले देखो, लेट्स सपोज कहीं पे कोई पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री का बेस है, वहां पे वाटर में कोई पोल्यूशन हो रहा है, एक जज को हमारे जितनी ही समझ होगी कि पोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, उसने आमतौर पे पढ़ा होगा। पर एक इन्वायरमेंटलिस्ट जिसने अपनी पूरी डिग्री इन्वायरमेंट में की हो, स्पेशलाइजेशन इन्वायरमेंट में हासिल की हो, ठीक है, और रिसर्च भी उसी में करता हो, उसके बाद उसी फील्ड में रहा हो, उस पर्सन को हर चीज पता होगी क्या टॉलरेबल लेवल है, किस लेवल तक वो कोई भी नदी है वो अपने आप को वापस हील अप कर लेगी। तो ऐसी चीजों के ऊपर वो रिसर्च करके एक बेटर ओपिनियन दे सकता है। तो ट्रिब्यूनल्स के पास एक्चुअली प्रेफर किया जाता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बजाय इन कोर्ट्स में ये केसेस जाए, ये ज्यादा बेटर तरीके से सुन सकते हैं, ठीक है। 5 साल का इन्हें टर्म मिलता है और ये दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकता, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो चेयरमैन होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया का टॉप जो जज है, सबसे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो हेड होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके साथ कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करती है,
ठीक है। बाकी एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर्स बाकियों को इलेक्ट करती है। कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए ये, और मैक्सिमम 20 होने चाहिए जुडिशियल और एक्सपर्ट, मतलब टोटल करके। ठीक है, क्लियर है? तो इससे ये बनता है पावर्स वही। सिविल केसेस देखो, दो टाइप से आपकी जुडिशरी फैसला सुनाती होती है, या तो आपको सिविल डिसीजन देगी या क्रिमिनल डिसीजन देगी, क्रिमिनल चार्ज करेगी या सिविल चार्ज करेगी। सिविल का मतलब होता है आपको कोई ना कोई बस फाइन लगाएगी। क्रिमिनल का मतलब होता है कि कोई जेल या कोई एक्सेसिव जो सजाएं होती हैं वो देगी। ठीक है, तो यहाँ अगर तुम फाइन नहीं भरोगे तब जाके जेल होती है, यहाँ तो जेल ये सारे टर्म्स की बात ही सबसे पहले होती है। ठीक है, तो ये सिविल केस जो ट्रिब्यूनल है आपका एनजीटी है, ये सिर्फ सिविल केसेस सुनता है। यानी कि बिकॉज इन्वायरमेंट में ऐसा कोई केस नहीं है कि तुम किसी को क्रिमिनली चार्ज करो। हर केस, चाहे किसी को किसी ने कोई पेड़ काटे हैं जो नहीं काटने थे, किसी जानवर को हंट कर दिया है, ठीक है, एक्सेप्ट जो आपके टाइगर जैसे जानवर हैं उनके लिए एक्चुअली जेल होती है। बाकी कोई ऐसा जानवर जो नहीं मारना था मार दिया अगर बाई चांस किसी ने, उन सारी चीजों में हमेशा सिविल केसेस फाइन लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए एनजीटी फाइन जैसी चीजें करती है। जैसे किसी के ऊपर 5 करोड़ लगा दिया, किसी के ऊपर 2 करोड़, वो हमेशा एनालाइज करती है कि कितना डैमेज हुआ है, उसके मुताबिक फाइन जमा करवाने की बात करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को हिदायत दी जाती होती है कि इसी पैसे से उस एनवायरनमेंट में वापस उसे रिस्टोर करने पे ये पैसा लगाया जाए। ठीक है, तो किसी को अगर इन्वायरमेंट पोल्यूशन से कोई प्रॉब्लम हुई है उन्हें रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज्ड, कि जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसे दोबारा से बनाया जाए। अगर कोई इन्वायरमेंटल डैमेज के कारण कोई प्रॉपर्टी किसी की, लेट्स सपोज किसी ने कोई पहाड़ों में कोई सड़क बनाने लग गया, ठीक है, सरकार सड़क बनाने लग गई और सरकार ने प्रॉपर्ली सर्वे नहीं किया था कि मिट्टी कैसी है, कैसा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, और जल्दबाजी में सड़कें बनाने लग गए। कई बार क्या होता है, पहाड़ों में मिट्टी बहुत लूज होती है, पहली बारिश होती नहीं कि वो सड़क तो जाएगी जाएगी, नीचे जो घर होते हैं वो सारे भी तबाह हो जाते हैं। तो सरकार ऑर्डर कर सकती है कि सबको वहीं पे प्रॉपरली घर बना के दो आप। ठीक है, तो ये चीजें बोली जा सकती हैं। तो पेनल्टी मैंने आपको पहले बता दिया। इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट एक्सट्रीम केसेस में होता है 3 साल तक हो सकती है। वही सबसे पहले कि फाइन अगर तुमने नहीं पे किया तो होता है। दोनों चीजें भी बोल सकती है ये। ठीक है, अगर तुम्हारा क्राइम बहुत ही बड़ा है तो एक्सट्रीम, ये लास्ट स्टेप है। तो ये सारे एक्ट्स हैं जिनके अंडर ये सजाएं सुनाती हैं। आपको ये एक्ट याद करने ऑब्वियसली नहीं इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क करने आ सकता है कि एनजीटी अपना फैसला किस किस एक्ट के अंडर सुनाती है। तो जो वाटर, कोई भी पोल्यूशन का एक्ट है ना, देखो सारे इन्वायरमेंट के एक्ट है, सिर्फ ये इन्वायरमेंट को छोड़ के बाकी सारे इन्वायरमेंट के एक्ट है। तो ये सिर्फ दी पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक को एक्चुअली किसी भी अनरीजनेबल डैमेज से बचाने के लिए ये। तो बाकी सारे पोल्यूशन के एक्ट हैं, तो सारे बस तुमने याद सिर्फ एक करना है, फिर बाकी सारे अपने पेपर में गैस कर सकते हो कि ये सारे सही होंगे। बस ये पढ़ लेना, आगे उन्होंने वर्ड ना चेंज कर दिया, प्रिवेंशन की जगह प्रमोशन कर दिया हो। ऑब्वियसली वैसा कोई एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी पोल्यूशन प्रमोट करने की बात नहीं करता। तो बस पूरा रीड जरूर करना है, पर अपने आप सही हो जाएगा। ये ईयर्स नहीं चेंज करेंगे ऐसी चीज़ों में। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट अब आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट? सर हाँ जी। सर सलमान खान ते केड़ा केस सीगा?
उसके ऊपर ब्लैक बग को मारने का। ब्लैक बग प्रोटेक्टेड एनिमल है। मतलब सर जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उन्हां दे फिर इम्प्रिजनमेंट है। हाँ जी बिल्कुल, अभी भी उसके ऊपर वो केस चल रहा है, वो केस सेटल नहीं हुआ। पर वो केस क्या कहते हैं, दो एनजीटी बनने से पहले हुआ है, तो वो हाई कोर्ट में चल रहे हैं केस। एनजीटी उस टाइम बनी नहीं थी जब वो सारा कुछ हुआ था, ठीक है, तो इसलिए सर केस केस ट्रांसफर नहीं हो सकता कि जिवें ਆਪਾਂ किसी ट्रिब्यूनल ट्रांसफर कर दे? केस वो ट्रांसफर करना आपकी हमेशा हाई कोर्ट की मर्जी होती है। हाई कोर्ट ने नहीं ट्रांसफर किया तो नहीं हो सकता ऐसे, मतलब हम नहीं करवा सकते ना कोई और करवा सकता है, हाई कोर्ट की अपनी मर्जी है। हाई कोर्ट अब सुनना चाहता है तो सुनने दो फिर हाई कोर्ट को, ठीक है, वो हमेशा हाई कोर्ट के पास पावर रहती है। यहाँ तो तुम पहले ही एनजीटी को अप्रोच करो, बाद में ट्रांसफर करना है वो सिर्फ हाई कोर्ट कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, या हाई कोर्ट ने सुना दिया तो सुप्रीम कोर्ट, एक बार सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला वैसे भी नीचे नहीं आता। कोर्ट केसेस कभी नीचे नहीं आते, मतलब ट्रिब्यूनल तो हाई कोर्ट से भी नीचे आते हैं। अगर आप ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं होते, ठीक है, ये भी चलो मैं आपको बताता हूँ, अगर एनजीटी का लेट्स सपोज आपको फैसला मंजूर नहीं है, जो भी आपके पास वाला हाई कोर्ट पड़ता है, मतलब जिस भी जगह पे वो हुआ है, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है, उस हाई कोर्ट में तुम जा सकते हो उस फैसले को चैलेंज करने के लिए। हाई कोर्ट से तुम खुश नहीं हो तो तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ये प्रोविजंस है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट, किसी में भी कोई भी डाउट? ठीक है, तो ये थे सर आपके आज। जिनसे प्रोटेक्टेड एनिमल्स नहीं है उनको आप कर सकते हैं शिकार? क्या चीज? जेडे नहीं, प्रोटेक्ट जो प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं उनका शिकार नहीं कर सकते, तभी तो केस खत्म नहीं हुआ है उसके सर जो अगेंस्ट। उनसे नहीं है, जो उनसे नहीं है सर, नॉर्मल जो एनिमल है। देखो पता क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आपका ना एक्ट एग्जिस्ट करता है उसके लिए भी। इसमें ना जानवरों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है। इसमें सबसे कम प्रोटेक्शन जो है वो शेड्यूल 4, मतलब इसका अपना शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल होते हैं इसका भी अपना शेड्यूल है। शेड्यूल 4 के जो जानवर है ना, उन्हें बोला जाता है वो वर्मिन है। वर्मिन का मतलब है जो बहुत ज्यादा फैल गए हैं और इनके शिकार करने पे कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, मतलब वो अब स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी होती है। एक बार शेड्यूल 4 में फीचर हो गया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट परमिट कर सकती है किसी का भी शिकार करने के लिए। पर अगर तब भी अगर तुम शेड्यूल, अगर सरकार ने लेट्स सपोज नहीं भी जारी किया और तुम शेड्यूल 4 का कोई भी जानवर मार देते हो, तो भी कोई बहुत बड़ी पेनल्टी नहीं है। शेड्यूल 4 में कैसे जानवर आते हैं, आपके डॉग्स आ गए, कैट्स आ गई, माउस आ गए, ठीक है, पिग्स आ गए, ऐसे जानवर शेड्यूल 4 में फीचर होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो काउज नहीं फीचर होती, ऑब्वियस फॉर ऑब्वियस रीजंस, पर बाकी सारे जो जानवर हैं वो फीचर होते हैं। जैसे डॉग ही लगा लो, किसी ने अगर किसी का पालतू कुत्ता भी है, अगर वो तुम्हें थ्रेटन कर रहा है, लेट्स सपोज किसी ने कोई कुत्ता पाला हुआ था और वो तुम्हें काटने को आ जाए, मतलब डॉग लवर्स को ये बात पसंद नहीं आएगी, पर जो कानून है वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर किसी का कुत्ता आपको थ्रेटन करने आ रहा है, आप उसे मार भी सकते हो, तब भी कानून में आपको कोई कोई अरेस्ट, कोई केस, कुछ नहीं होगा, बस आपसे 50 रुपए फाइन ले लिया जाएगा। ठीक है, तो बेचारे किसी की प्रॉपर्टी, किसी का डॉग आप मार दोगे, सिर्फ 50 रुपए फाइन है उसका, कानून के मुताबिक। ठीक है, तो ये सारी चीजें, पर ऐसे भी नहीं कि किसी के घर पे घुस के ऐसी मारी जा रही हो, है तो अगले की प्रॉपर्टी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जानवरों को, मतलब मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जानवरों को लिविंग स्टेटस नहीं मिला हुआ, इस कारण उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस नहीं मिलती, उनके कोई राइट्स नहीं है। ठीक है, तो मुझे पता है जिन्हें जानवरों से प्यार है उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, पर जो कानून है सो है। कल सर्विसेज में जाओगे बदल लेना, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर लेना, तुमने तो खैर नहीं बनाना, वो तो
लेजिस्लेचर बनाएंगे, पार्लियामेंट के लोग बनाएंगे, या एसएलए में एमएलए जो बैठे हैं वो बनाएंगे, पर इन्फ्लुएंस कर सकते हो तुम। तो ये थे आपके आज के